जेल में वक्त भी अपना मिजाज बदल लेता है। ख्याल और जज्बात की कमी के कारण समय थम जाता है और हाल और माजी का अंतर भी मिटने लगता है। माजी को जगाने के लिए हमें बीते कल को आज की जीती जागती जिंदगी की उन कड़ियों से जोड़ना पड़ता है जिनमें संघर्ष और मसाइल मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने हिंदुस्तान के अतीत की तस्वीरें रखूं, ये एहसास दिलाने के लिए कि किस तरह हमारा देश कदम ब कदम बदला है। कैसे इतिहास की नदी युग बदलती हुई सदा बहती चली आई है और भंवर और मझधार के बावजूद एक अनजान समंदर की तरफ लपकती हुई बढ़ रही है। भारत में दर्शन शास्त्र, पुराण और महाकाव्य सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे विचारक सदा सृष्टि के निर्माण का रहस्य खोजते रहे हैं। दुनिया का मूल पदार्थ आदि जल माना जाता है। सृष्टि के निर्माण के बाद जीव जंतुओं के विकास का सिद्धांत हमें दशावतार के पहले 5 अवतारों में दिखाई पड़ता है। मत्स्य अवतार मछली का, जो आदि जल से उत्पन्न हुई। कूर्म अवतार कछुए का, जो जल और धरती दोनों पर रहता है। वराह अवतार, जो वायु पुराण के अनुसार चुना ही इसलिए गया है कि उसे जल क्रीड़ा का शौक है। फिर नरसिंह, इसके बाद वामन अवतार, जो शायद आदि मानव का प्रतीक है। उस समय के लोग घर या भवनों में नहीं, गुफाओं में रहते थे। वो कंदमूल और शिकार के जानवरों का मांस खाते। ये आदि मानव तस्वीरें बनाना जानते थे। नुकीले पत्थर और लकड़ी के कूंचे से वो गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाते। जंगली जानवरों के प्रति आदि मानव को भय और श्रद्धा दोनों रहे होंगे और शुरू में इनकी आराधना भी होती होगी। फिर भित्ति चित्रों में मनुष्य के आकार भी बनने लगे, जो टोने टोटके जैसे थे। साथ में नृत्य और प्रथाएं भी होती ताकि शिकार में सफलता मिले। सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम रहा झुंड या टुकड़ी बनाकर शिकार करना और साथ मिलकर बांटना। हर इंसान को पहले झुंड के बारे में सोचना होता था, फिर खुद के बारे में। झुंड या कबीला किसी खतरे में पड़ता तो हर एक को एकजुट होकर लड़ना होता। कोई शख्स झुंड के कामों में पीछे रहता तो उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता। आज के शिकारी अन्न बटोर आदिवासी लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं, मगर आदिकाल की बस्तियों की खुदाइयों से हमें एक ऐसे दौर का पता लगता है जब औजार पत्थर के थे। खुरचने, काटने, चीरने के पत्थर, तीरों के फल, कुल्हाड़ी और चाकू जैसे पत्थर। इनमें से कई औजारों पर लकड़ी बांधकर इस्तेमाल में लाया जाता होगा, जैसे तीर के फल। जो लोग ये औजार इस्तेमाल करते थे वो पूर्व पाषाण युग के कहलाते हैं, क्योंकि वो पाषाण यानी पत्थर के औजार और हथियार काम में लाते थे। पूर्व पाषाण युग खत्म होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया
बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगने लगे थे। इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नई थी। उन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते हैं। इस नस्ल की सबसे अहम दरियाफ्त थी खेती बाड़ी, जिससे इंसान को काफी आराम मिला और नई इजादों के लिए ज्यादा समय। मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए जिनकी मदद से खाना पकाया जाता था। पत्थर के औजार पहले से उम्दा बनने लगे। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे। कपड़े की बुनाई शुरू हुई। इन लोगों ने अब झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना शुरू किया। खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे। बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई, जहां पानी और खाने की कमी न थी। जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ। ये अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी। लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला, व्यापार होने लगा, कला और दस्तकारी में उन्नति हुई। अफगानिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान में कोटडीजी और राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों में उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिलते हैं जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रही थी। किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार, व्यापार प्रणाली, माल लाने ले जाने के आसान तरीके, आकार और नाप तौल के नियम, माल की बिक्री के लिए चांदी, सोने, अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल, कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें। और इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये पुरानी भारतीय संस्कृति आज के भारत की तहजीब का आधार है। कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है। इस कभी न खत्म होने वाले जुलूस के साथ कभी कभी खुद को जोड़कर भी देखा, जिसके कि आखिरी सिरे पर मैं खुद जद्दोजहद कर रहा हूं। फिर अपने आप को इससे काट लेता हूं और ऐसे देखने की कोशिश करता हूं जैसे पहाड़ की चोटी से नीचे खाई को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का दारोमदार व्यापार से जुड़ा हुआ ही लगता है। ये एक शहरी तहजीब थी जहां का व्यापारी तबका काफी अमीर था और एक अहम किरदार भी निभाता था। सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, बिल्कुल आज के हिंदुस्तानी बाजारों की तरह। सिंधु घाटी तहजीब, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अपने सुनहरे दौर में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु नदी के मैदानों तक और कच्छ, काठियावाड़ से लेकर घग्गर, यमुना घाटी तक फैली हुई थी। सिंधु के मैदानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अधिकार था। लोथल काठियावाड़ की राजधानी थी, कालीबंगन पूर्वी प्रांत का मुख्य शहर था और डाबरकोट पश्चिमी प्रांत का। सिंधु सभ्यता का असर उसकी सीमाओं से बाहर पश्चिम और मध्य एशिया तक में महसूस किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता उस व्यापार का एक हिस्सा थी जो मेसोपोटामिया के निचले मैदानों से लेकर पारस की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान से सिंध होता हुआ भारत के भीतरी हिस्सों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता का प्रमुख जलमार्ग सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही थीं। नदी और समुद्री जलमार्ग पर होने वाले व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण गवाह हैं लोथल में स्थित गोदी और द्वारका में मिले पत्थर के लंगर और प्राचीन घाट। अकाद के राजा सरगोन के जमाने में लोथल और मोहनजोदड़ो से कीमती पत्थरों की मालाएं, मणि, मोती आदि, हाथी दांत और शंख वगैरह से बनी चीजें और शायद कपास की चीजें भी पश्चिम एशिया के शहरों को निर्यात की जाती थीं। उस वक्त की मिट्टी की मोहरों और शिलालेखों के हिसाब से आज का मकरान तट मगन और भारत का पश्चिमी तट
मेलुहा कहलाते थे। भारत से पाल वाली नावें अकाद की खाड़ी तक चलती थीं। मेलुहा से आते जहाज, मगन से आते जहाज, दिलमन से आते जहाज, अकाद के बंदरगाह का सबने छू लिया किनारा है। इस तरह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने दौर की मुख्तलिफ तहजीबों से सुमेरिया, ईरान और मिस्र से आपसी व्यापार में जुड़े थे। लगता है सिंधु तहजीब के शहरों के कारीगर ज्यादातर विदेशी बाजारों के लिए ही सामान बनाते थे। सामान की खरीद फरोख्त के लिए किसी मुद्रा का इस्तेमाल होता था या नहीं, इसके बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है। मकानों से सटे हुए बड़े गोदामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये सौदागरों के मकान हैं। तादाद और मकान की बनावट से पता चलता है कि उस दौर का सौदागर तबका कितना ताकतवर और खुशहाल रहा होगा। इनके खंडहरों में सोने चांदी के जेवरात, कीमती पत्थर, पिटे हुए तांबे के बर्तन, धातु के औजार और हथियार मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मंडियां थीं, जहां जगह जगह से आया माल साफ होकर छंटकर बांधा जाता था और फिर आगे भेजा जाता था। इन्हीं दोनों केंद्रों से कारवां दूर दक्षिण में कर्नाटक तक धातु और कच्चे माल की खोज में जाते थे। वहीं दूसरी ओर सीमा पार कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक जाते थे। जैसे आजकल की मंडियों में माल को बांधकर बाहर भेजा जाता है और पहचान के लिए उस पर निशान लगाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरें भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल होती होंगी। मोहरों पर बने ज्यादातर प्रतीक पशुओं के हैं। सिंधु सभ्यता व्यापार पर निर्भर थी, मगर व्यापारी मुनाफा कहां से कमाता? वो कौन सा बल था जिसने उस स्पष्ट वर्ग विभाजन को बनाए रखा जो व्यापार के पनपने के लिए जरूरी था? आम जनता पर व्यवस्था के नियंत्रण का अंदाजा मंदिर और पुजारी वर्ग की शक्ति से लगाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त की विशाल देव प्रतिमाएं तो नहीं मिलती, फिर भी हमारे यहाँ टीलों पर मेसोपोटामिया के जिगरात मंदिर जैसी इमारतें हैं। पुष्कर के पास रहने वाली देवी दासियों के साथ यात्रियों का सहवास देवी पूजा का एक संस्कार था, जो आज भी दक्षिण में देवदासी परंपरा के रूप में मौजूद है। खंडरों में बड़ी संख्या में मिलने वाली मूर्तियां आज भी भारत के कई हिस्सों में पूजी जाने वाली मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। सिंधु घाटी में विशाल मूर्तियों और देव प्रतिमाओं के न मिलने की वजह हो सकती है जीवित देवियों की पूजा, जो अब भी नेपाल में होती है। कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रधानता ही सिंधु घाटी सभ्यता को 500 साल तक जीवित रख सकी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कौन थे और आए कहां से, यह हम अब तक नहीं जानते। मुमकिन है कि यह देसी तहजीब ही थी और इसकी जड़ें और शाखें दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। मंदिर, देवी पूजा और मूर्तियों की आराधना पुराने वैदिक धर्म में नहीं पाए जाते, और संभव है कि ये सब अवैदिक जन प्रथाओं की देखा देखी बाद के हिंदू धर्म में अपनाए गए। आखिर क्या हुआ सिंधु घाटी तहजीब को? यह कैसे खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि इस तहजीब का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ, या फिर आबो हवा का बदलाव जिसकी वजह से चारों ओर रेगिस्तान फैल गया। देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा, जबकि यह तहजीब सिंधु से गंगा तक फैली थी। शायद इस सभ्यता के अंत का कारण इसके व्यापार का पतन होगा। एक और मत यह है कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा नदियों पर बनाए सारे बांध तोड़कर उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हैं आप हमारे बांध नहीं तोड़ सकते। क्या बात, आप लोग बांध क्यों तोड़ रहे हैं? तुम लोगों ने सारा पानी यहाँ रोक रखा है और उधर हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं। बिना हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं तो हम क्या करें? इस पानी के बिना हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। हम तुम्हारी फसलों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये पानी हमारे मवेशियों के लिए ही जाएगा।
आप नहीं तोड़ सकते। आप बाप को तबाह। चलो बांध तोड़ो, चलो। वेदों में जगह जगह जिक्र आता है कि इंद्र ने उन जलधाराओं को मुक्त करवाया जिन्हें असुरों ने बांध रखा था। राक्षस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर काले सर्प सा लेटा था। जब इंद्र ने अपने अंग भंग करने वाले शस्त्र से उस पर प्रहार किया, तब नदियों का प्रवाह रुक गया, धरती डोलने लगी, बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर रथ के पहियों से लुढ़कने लगे और बंधी हुई समस्त जलधाराएं छूटकर दैत्य के लेटे हुए शरीर पर बहने लगी। हे नगरवासियों, मैं और मेरे ये मित्र दिलमन से आए हैं। इस समारोह के धार्मिक महत्व को देखते हुए हम इस पवित्र नगर के संस्कारी नागरिकों को अपनी धरती की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने की इच्छा रखते हैं। यह हमारे देश के महान नायक गिलगमेश और उसके अमृत के खोज की कथा है। गिलगमेश, आज मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा अनु को, याको और एनलिल को, स्वर्गिक समाज को आपस में सहा करते देखा है। अनु को एनलिल से कहते सुना है, इन दोनों ने स्वर्ग वृषभ को नष्ट कर दिया, हुम्बावा को मार गिराया, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। एनलिल को कहते सुना, इन कटु को मरना होगा। नहीं मरेगा गिलगमेश, इन कटु को मरना होगा। बंधु, प्यारे बंधु, वो मुझे मार डालेंगे। क्या मृत्यु लोक के दरवाजे जाना होगा, मरकर हाजिर होना होगा प्राण रूप में? क्या अपने प्यारे भाई को अपनी आंखों से देखना कभी नसीब ना होगा? बंधु, बिल्कुल। क्या हुआ? ये नींद कैसी आज तुम पर उतर आई है? क्या हुआ जो रात के अंधियार से तुम घिर गए हो? मैं बुलाता हूं मगर तुम मौन होकर के पड़े हो। इनकी दिशा होऊंगा मैं जब मरूंगा। फंस गया हूं किस मुसीबत में, घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में, मौत से डरकर खोजता हूं वो लोग जिसमें रहा करते अमर। गिलगमेश, क्या तुम ही हो गिलगमेश? वही गिलगमेश जिसने पर्वत के सिंहों को मारा, जिसने दानव हुम्बावा को मौत के घाट उतारा। वही हो ना जिसने स्वर्ग वृषभ को सुलाया? अगर वही हो तो किस वजह पड़ गया मुंह पीला? किस कारण धस गए गाल? शोक हृदय में, चेहरे पर भी लिखा हुआ है, जैसे कोई बटुही जाने कितनी धरती लांग यहाँ आया है। मित्र मेरा, जिस पर उड़ेला प्यार, मानवों की जाति जैसी नियति का हो गया एकदम शिकार। 7 रातें 7 दिन आंसू बहाए, सड़ गया था बदन, कीड़े रेंगा किए। घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में, मौत से डरकर। चुप रहूं कैसे, क्या सोचकर, जबकि मित्र मेरा प्यारा मिट गया धूल में मिलकर। क्या मुझे भी लेटना होगा ऐसे ही, फिर कभी उठना ना होगा? सिद्धोरी, मुझको बताओ, है कहां वो लोग जिसमें रहा करते अमर? कौन सी है राह उसकी और कौन सी उसकी निशानी? गिलगमेश, वो देखो मल्ला उर्श नाभी ले जाता वो अमर लोक को, पूछो उससे। उर्श नाभी,
कौन सी है राह जो अमर लोक जाती है? अगर वो सज्जनोचित लांग कर सागर पकड़ लूंगा, यदि नहीं तो मरुभूमि को मैं पार कर लूंगा। तैर कर, चलकर कहां तू जाएगा? जिंदगी जो ढूंढता है नहीं पाएगा। देवताओं ने मनुष्य को जब बनाया, मौत को उसके लिए था तब रचाया। हाथ में रखा उन्होंने जिंदगी को। गिलगमेश, उन्हें भी चाहिए कुछ पेट को। खुश रहो, हो रात चाहे दिन, मनाओ मौज तुम हर घड़ी छिन। गीत गाओ, झूम कर नाचो सभी कुछ भूलकर। वस्त्र पहनो नए कोरे जगमगाते प्रीति कर। चल रहा उंगली पकड़कर उसकी तरफ भी ध्यान दो। वो तुम्हारा शिशु, तुम्हारा अंश, उसको मान दो। सहचरी पत्नी तुम्हारी, बाह का बंधन उसे दो। सिर टिका निश्चिंत हो ले, वक्ष का आधार दो। तुम मनुज हो, मनुज का जीवन जियो। है यही कर्तव्य, इसको समझ कर देखिए। ये सभ्यता अचानक नहीं मर गई जैसा कि पहले माना जाता था। उसे अपने स्वरूप में परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा। 1600 से 1900 ईसा पूर्व का ये परिवर्तित रूप वाला दौर उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आर्यों का फैलाव हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है, उन्होंने पुरानी सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकारा और उसके कई पहलू अपना लिए। ये महज एक इत्तेफाक था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में पुराने शहर और प्राचीन आलार अभी तक जमींदोज हैं। इस सिंधु घाटी तहजीब और आज के हिंदुस्तान के बीच कई जगह सिलसिला टूट गया है। उन टूटी कड़ियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, फिर भी एक मुसलसल रिश्ता बनता चला आ रहा है वक्त के साथ साथ लगातार, जो आज के हिंदुस्तान को 6-7 हजार साल पुराने माजी से जोड़ता है, जबकि सिंधु घाटी तहजीब का आगाज हुआ होगा। हमें वाकई हैरत होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे वेशभूषा और दस्तकारी, जिनमें हमें आज की रिवायतों और रहन सहन की झलक मिलती है। सारम्या नगरी महान राजा, सामंत जन वे कहाँ। विद्वत राजसभा कहाँ मद भरी, चंद्राननाए कहाँ। चारण किरण गान तान गर्वी, युवराज है अब कहाँ। डूबे सब अब रह गई हैं यादें, कालाय तस्मै